Welcome to Dr. Kanta Bhutra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था ऑटिज़म के एक बच्ची का 22 साल की होने के बाद पहली बार डायग्नोसिस किया था। तब मुझे लगा इतना सीरियस प्रॉब्लम है और उसके बारे में इतना लेट डायग्नोसिस, इसलिए मैंने डॉक्टर रितेश शाह को यहाँ पे बुलाया है। डॉक्टर रितेश शाह पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है और इस फील्ड में बहुत काम किया हुआ है। उसके सिवा एपिलेप्सी, बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे आर्टिकल्स। तो रितेश भाई, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसीज़ कहते हैं, इसका इंसिडेंस आजकल बढ़ रहा है क्या? क्योंकि काफ़ी जन बोलते हैं अरे मेरे बच्चे को तो ऑटिज़म था, मैंने ट्रीटमेंट शुरू कराया है। तो ये जो ASD है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई ASD बोलता है, कोई ऑटिज़म बोलता है, कुछ साल पहले PDD बोलते थे। तो ये कन्फ्यूजन में मत पड़िए। आज जो लेटेस्ट अभी हम बोलते हैं वो ASD, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये डेफिनेटली बढ़ रहा है। लास्ट 20-30 ईयर्स में एवरी डिकेड्स उसके इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। सो इंडिया का तो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, इधर तो बहुत पेशेंट देखते ही हम, बट US का जो एकदम स्पेसिफिक डेटा है उसमें 1980 से 2020 लगातार एवरी 10 ईयर्स इंसिडेंस बढ़ता रहा। 1980 में 1 in 10,000 था, फिर 1990 में 1 in 1000 हुआ। बढ़ते बढ़ते जो लेटेस्ट 2022 का डेटा है वो है 1 in 38 बच्चों में से एक बच्चे को ये डिसऑर्डर होता है, उसके साथ वो बड़ा होता है। तो इतना ज़्यादा इंसिडेंस हो गया उसका। तो कारण क्या है फिर बढ़ने का? तो ऑटिज़म बढ़ने के 2-3 मेन कारण हैं। एक तो अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को पता चला है। पहले क्या कि सब बच्चों को डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड या एकदम देसी लैंग्वेज में मेंटल बच्चा है ऐसा बोल के रख देते थे, उसका कोई डायग्नोसिस नहीं करते थे। तो पहले भी होता था बट डायग्नोस नहीं होता था, दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा ये है कि लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे हमारे पिछले 30, 40, 50 साल में जो लाइफस्टाइल बदली है, जो उसकी वजह से हमारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुए हैं, स्पर्म ओवम का हेल्थ ख़राब हुआ है, वो सब की वजह से बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशन होके ऑटिज़म होता है। तो जो लेटेस्ट साइंस है वो ऐसा बोलता है कि ऑटिज़म जेनेटिक रीज़न से होता है, बट जीन जो मॉडिफाई हुए हैं वो पिछले 2 जनरेशन में ही हुए हैं। एक सवाल पूछूं? हाँ। अगर आजकल लेट मैरिजेस, लेट बच्चे होते हैं, वो भी कारण हो सकता है? लेट बच्चे होना, मदर की एज जब लेट होती है, पैटर्नल एज भी जब ज़्यादा होती है, तो कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो क्रोमोसोमल मालफॉर्मेशंस का रिस्क बढ़ता है और अलॉन्ग विद दैट थोड़ा रिस्क ऑटिज़म का भी उससे बढ़ सकता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स? एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो 2 मेजर रीजंस है, वन ऑफ द मेजर रीजन इज स्क्रीन टाइम। सो जो आजकल हम बच्चों लोगों को सिखाने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए या टाइम पास करने के लिए हम बहुत अर्ली एज से उनको मोबाइल देना शुरू कर देते हैं, टीवी दिखाते हैं, कार्टून्स दिखाते हैं। तो ये जो अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल की उम्र से ही बच्चों को स्क्रीन दिखाते हैं, तो उनका जो इनिशियल 2-3 ईयर्स का ब्रेन डेवलपमेंट होना है वो बाकी होता है। मतलब उनका ब्रेन बना ही नहीं होता है अभी, ब्रेन के नेटवर्क्स बने नहीं होते हैं, ब्रेन के कनेक्शंस नहीं बने होते हैं, तो वो बहुत एबनॉर्मल बनते हैं। जो नेचुरल एनवायरनमेंट से बनने चाहिए, माँ बाप के प्यार से बनने चाहिए, आजू बाजू के वातावरण से बनने चाहिए, उसकी जगह वो स्क्रीन से जो इनपुट आता है उससे अलग किस्म का ब्रेन पूरा डेवलप होता है। तो बच्चे का ब्रेन पूरा वायरिंग ही डिफेक्टिव होता है, इसीलिए इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब ये डेवलपिंग फेज में ब्रेन में प्रॉब्लम आने से ऑटिज़म होता है। अच्छा, तो स्क्रीन टाइम बच्चों को एक्चुअली कितने साल तक देना ही नहीं चाहिए? एकदम आइडियली 2 साल तक बिल्कुल नहीं देना चाहिए, 0 स्क्रीन का वो भी नहीं दिखाना चाहिए। और बिटवीन 2 to 5 ईयर्स एकदम आइडियली ऐसा है कि आप 1 घंटा दे सकते हो, बट वो भी माँ बाप साथ में बैठ के देखे स्क्रीन, उसको समझाए कि वो क्या देख रहा है, और जो देख रहा है वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोग्राम होना चाहिए। तो साथ में बैठ के इधर हम कोई देखते नहीं है, क्योंकि हम यूजुअली हमारा टाइम बचाने के लिए मोबाइल देते हैं और क्वालिटी प्रोग्राम की हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए इंडिया में जो हमारा एसोसिएशन है वो ऐसा बोलता है, पीडियाट्रिक एसोसिएशन एज वेल एज न्यूरोलॉजी एसोसिएशन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का, कि 5 साल तक बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन नहीं देना चाहिए। 2 to 5 में दे सकते हैं, बट जो ध्यान रखना है वो रख नहीं सकते, इसलिए हम 5 साल तक मना ही कर देते हैं। अच्छा, तो दूसरे कोई कौन से फैक्टर, समझो घर में प्रॉब्लम हो, झगड़े हो, ये सब चीज़ों का कोई असर होता है? मतलब घर का वातावरण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी जो मदर की हेल्थ होनी चाहिए, होम की हेल्थ होनी चाहिए, तो ये सब के ऊपर जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स है, बाकी फैक्टर्स है, इनमें बहुत सारे डाइट के फैक्टर्स है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है, तो ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन्स है, बहुत सारे इन्फेक्शंस है कंजेनिटल, ऐसे जो भी रीज़न मदर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, वो मदर के जेनेटिक्स को भी अफेक्ट करते हैं, जेनेटिक ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से बच्चे में वेरिएशन और प्रॉब्लम आ सकते हैं। रितेश भाई, इसके प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं?
स्पेक्ट्रम डिसीज बोल रहे हैं, मतलब 1 से लास्ट तक क्या क्या होता है? सो ऑटिज्म ASD जो है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये पेशेंट उसके मेन कोर सिम्टम्स होते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद वो हमारे पास कैसे आते हैं वो बताता हूँ। सो 3 सिम्टम कॉम्प्लेक्स से ऑटिज्म बनता है। पहला सिम्टम है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डिफेक्टिव रहते हैं। मतलब जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरा आई कांटेक्ट है, मेरे कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है, मेरा बॉडी लैंग्वेज है, मेरे हैंड का एक जेस्चर है, ये सब कुछ मिला के मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो ये सारे एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन उनके पुअर होते हैं। पार्ट ऑफ दैट इज स्पीच, तो स्पीच भी नहीं होता है, बट मेनली कम्युनिकेशन इज डिफेक्टिव। आई कांटेक्ट नहीं होता है, आप उसको बुलाएंगे तो आपके सामने नहीं देखेगा, आंख में आंख नहीं मिलाएगा, उसको कुछ बताना है तो इशारा नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तो कोई भी वे में, वर्बल या नॉन वर्बल, कोई भी वे में वो कम्युनिकेट नहीं करता। दैट इज द फर्स्ट मेजर डिफेक्ट। सेकेंड मेजर डिफेक्ट है वो सोशल इंटरेक्शन, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कम्युनिकेशन उनका पुअर होता है। मतलब वो किसी से मिक्स नहीं होते हैं, किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। माँ बाप से भी कभी कभी तो 3-3 साल के बच्चे हो जाते हैं, कौन माँ है कौन माँ पे बाप है वो भी पता नहीं चलता है, घर के कौन बाहर के कौन। वो जो अवेयरनेस बच्चों में आनी चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है, जैसे डॉक्टर के रूम में तो क्या करना है, पब्लिक फंक्शन में क्या करना है, घर में क्या करना है, घर में गेस्ट है तो क्या करना है, कुछ समझ नहीं होती उनको। सोशल कंटेस्ट में कैसे बिहेव किया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। और ये जो 2 मेन सिम्टम हो गए, कम्युनिकेशन वीक है और दूसरा सोशल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना वो वीक है, और तीसरा है उनके एक रिपीटेड इंटरेस्ट होते हैं या रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं। मतलब हैंड फ्लैप करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, चाबी घुमाते रहते हैं, हाथ धोते रहते हैं। कोई एक छोटी सी एक्टिविटी, कोई गाड़ी लाइन में लगाएंगे तो 100 बार गाड़ी लाइन में लगाएंगे, गाड़ी के व्हील से करेंगे तो पूरा दिन गाड़ी का व्हील ही हिलाते रहेंगे। सो एक की एक चीज़ में उनकी, बोलते ना कि कैसे चौंट जाती है, मतलब वो एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं, हजारों बार करते रहते हैं रिपीटेडली। तो वो उनका एक तीसरा टिपिकल फीचर होता है। और वो जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स है वो बदलते रहते हैं, हर 2-3 महीने नए सिम्टम के साथ पेशेंट आता है कि इस बार ये कर रहा है, इस बार ये कर रहा है, बट कुछ एक चीज़ पकड़ में आ जाती है तो वही करते रहते हैं। सो ये 3 मेन फीचर्स हैं। अभी ये तो ऑटिज्म के फीचर्स हो गए। हमारे पास जो मेजोरिटी माँ बाप आते हैं वो मेन 2 ही सिम्टम के साथ आते हैं। पहला सिम्टम आता है कि सर हमारा बच्चा बोलता नहीं है, दैट इज अ स्टैंडर्ड कंप्लेंट। स्पीच डिले करके आते हैं कि सर बोलता नहीं इसलिए दिखाने आए। तो उनको लगता है खाली बोलता नहीं, बट जब डिटेल में प्रोब करते हैं हिस्ट्री को तो सुनता भी है। दूसरे रूम में होता है, मोबाइल का आवाज़ बजता है तो तुरंत आ जाता है। मतलब सुनना ठीक होता है, बट फिर भी वो हमारे बुलाने को इग्नोर करता है और कुछ बोलता नहीं है। तो ये स्पीच डिले के साथ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि सर ये इसका बाकी बच्चों जैसा बिहेवियर नहीं है। वो हमारे अपार्टमेंट में बच्चे सब नीचे खेलते हैं ना, तो ये सबके साथ मिक्स नहीं होता है, अकेला साइड में खेलता है, बैठा रहता है। सो सोशली मिक्स नहीं होता है। सो दैट इज अ सेकंड कंप्लेन। सो एक स्पीच डिले के साथ आते हैं और दूसरा मिक्स नहीं होता। ये 2 कंप्लेन के साथ मेजॉरिटी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। फिर हम उसके अलग अलग डिफरेंशियल सोचते ऑटिज्म है ऐसा डायग्नोसिस करते हैं। वो तो ठीक है, पर काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऑटिज्म काफ़ी बार एकदम मालूम ही नहीं पड़ता पर ऑटिज्म होता है। ये क्या चीज़ है? मतलब ये जो ASD नाम दिया गया है इसीलिए, इट इज़ अ नॉट डिजीज, इट इज़ अ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इट इज़ वन डिसऑर्डर है वो, और उसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। मतलब माइल्ड केसेस से लेके बहुत सीवियर केसेस तक है। तो जो माइल्ड केसेस रहते हैं वो एक्चुअली हमारे आपके बीच में बहुत सारे बड़े लोग भी रहते हैं जो माइल्डली, जिसके फ्रेंड्स कम होते हैं, जो अपने में ही रहते हैं, जो किसी से आई कांटेक्ट कम करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद का ही काम करते हैं। बट थोड़े तो ये नेचुरल वेरिएशंस भी हम देखते ही है, बट उसका जब डिग्री सोशल एक्सेप्टेंस के लिमिट से बाहर हो जाता है तो उसको ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें बहुत बार इतने माइल्ड रहते हैं कि खाली क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर भी लाते हैं, बट टीचर कुछ पूछती है तो सामने नहीं देखते, आई कांटेक्ट ही नहीं करते, जवाब ही नहीं देते, बस इतना मामूली प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे मिनिमल सिम्टम के साथ भी पेशेंट आ सकते हैं जिसको हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट या एज ए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ASD ऐसा डायग्नोसिस में रखते हैं। बट उनकी जो नॉर्मल लाइफ में इनकॉर्पोरेट वो इजीली हो जाते हैं विद सम प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो फिर उन लोगों को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती? एकदम मिनिमल है तो नहीं पड़ती है, बट जो मॉडरेट, सीवियर या माइल्ड पेशेंट जो क्लियर कट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रॉब्लम के साथ, उनको एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब सपोज 2 साल में बच्चा आया मेरे पास, तो जैसे ही डायग्नोसिस होता है तुरंत हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली मैंने बताया आपको पहले कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब ब्रेन के अंदर जो वायरिंग होती है वो अबनॉर्मल है। मतलब देयर इज अ फिजिकली एबनॉर्मल ब्रेन जो MRI में नहीं दिखता है, बट फंक्शनली इट इज एबनॉर्मल ब्रेन। अंदर कनेक्शंस वीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एबनॉर्मल है। तो अभी एबनॉर्मल ब्रेन को आपको नॉर्मल करना है तो वो कोई मेडिसिन से नहीं होता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर। ये कोई दवाई से ठीक नहीं होता है। तो दवाई के पीछे, डॉक्टरों के पीछे भागने से ठीक होगा ऐसा नहीं है।
तो ये ब्रेन के जो कनेक्शंस को चेंज करना है तो ट्रेनिंग से चेंज होते हैं। उसके लिए जैसे हमको एग्जाम आती है और याद रखना है तो हमको 4 बार पढ़ना पड़ता है तो ही याद रहता है। किसी को मसल बनाना है तो 100 बार जिम में कसरत करनी पड़ती है, तो रिपीटेड मूवमेंट से हमारे टिश्यूज डेवलप होते हैं। तो इसी तरह ब्रेन के अंदर आपको वायरिंग चेंज करना हो तो आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। उसके लिए 3-4 तरह के थेरेपीज अवेलेबल है। इसको एक को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। ये बच्चों के सेंसेस जो होते हैं वो इंटीग्रेट नहीं होते ठीक से, मतलब मानो ऑडिटरी सेंस है, वो सुनते तो है बट उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, या बहुत बार हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, टच का भी ऐसा होता है, सो एक वो थेरेपी है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तीसरा है ABA थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, मतलब बच्चों का जो बिहेवियर है उसको कैसे चेंज किया जाए, उसकी पूरी एक साइंटिफिक टेक्निक है। उसके थेरेपिस्ट रहते हैं, उसके ट्रेंड लोग रहते हैं जो साइकोलॉजी के बैकग्राउंड वाले रहते हैं। और चौथा थेरेपी है स्पीच थेरेपी, जो थोड़ा लास्ट में आता है, क्योंकि स्पीच इज जस्ट अ माइनर प्रॉब्लम और होल प्रॉब्लम। ये बड़े प्रॉब्लम का स्पीच एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मेन कम्युनिकेशन, आई कॉन्टैक्ट, बिहेवियर, ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसर इंटीग्रेशन थेरेपी, ABA थेरेपी और स्पीच थेरेपी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज पेशेंट के एज के हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से हम प्रिस्क्राइब करते हैं। वो तो आप थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हो, सही है, पर एक्चुअली हर कॉमन आदमी के लिए सब थेरेपी तक पहुंचना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या सोल्यूशन? तो आप बहुत सही बताया मैडम कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बहुत सारे गांव के पेशेंट आते हैं, बहुत सारे सूरत के बाहर के पेशेंट आते हैं, या बहुत सारे फाइनेंशियली कभी कभी रिलेटिवली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास रहते हैं कि ये थेरेपी सब कॉस्टली रहता है। पर सेशन का कॉस्ट 200 से लेकर 500 तक रेंज करता है, तो महीने का 10-10, 15-15 हज़ार खर्चा हो जाता है, जो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को 3-4 चीज़ का फोकस करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, स्क्रीन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। जैसे ही आपके बच्चे का ऑटिज्म डायग्नोज होता है, मोबाइल टीवी देना उसको बंद कर दो। वो बंद करने से बहुत सारी छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, उसका आउटडोर एक्सपोजर, सोशल एक्सपोजर एंड सनलाइट एक्सपोजर बढ़ा दो। नेचर में ज़्यादा जितना रख सकोगे, घर के बाहर, बच्चों के बीच, खेल के मैदान में, मंदिर में, गार्डन में, सोशल फंक्शन में, तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है। और तीसरा जो निगलेक्टेड फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके उतने जल्दी बच्चे को सुला दो रात को, क्योंकि जो नाइट स्लीप है बच्चों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बच्चों के ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, ये सबका सिक्रेशन स्लीप में होता है। तो जितने बच्चे जल्दी सोते हैं और सुबह अच्छे से उठते हैं, तो अच्छी नींद 10-12 घंटे की यदि होती है तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। आजकल हमारे सूरत जैसे शहर में ट्रेडिशन और ट्रेंड की वजह से बहुत लेट सोने का ट्रेंड है। 11, 12, 1 बजे तक बच्चे सोते हैं, विच इज़ टू लेट। आइडियल बच्चों का जो सोने का टाइम है वो 8 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो जितना जल्दी बच्चे सोएंगे उनका ब्रेन डेवलपमेंट ठीक होता है। तो जो बच्चे थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पेरेंट्स है, जो माइंड प्रॉब्लम है, तो ये 3 चीज़ पे फोकस करो। स्क्रीन बंद कर दो, आउटडोर एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, सनलाइट एक्सपोजर, मतलब बच्चे का बाहर रहना ज़्यादा कर दो। और तीसरा, उसको हो सके उतना जल्दी सुला दो। और यदि आप स्क्रीन नहीं देंगे और ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो अपने आप नींद जल्दी आ जाती है। सही बात है। मेरे को लगता है अपना 20-25 साल पहले की जो जिंदगी थी वो अपना लो तो ऑटिज्म का मेरे को लगता है डेफिनेटली इंसिडेंस कम हो जाएगा। चीज़ मैडम ने पूछी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, जो लिटरेचर में अभी अभी आ रहा है, ऑटिज्म 2 तरह के होते हैं। एक ऑटिज्म जिसको डिजीज बोलते हैं, दूसरा एक नाम हमने दिया है पिछले 6 साल से, वर्चुअल ऑटिज्म। मतलब वो बच्चे को जेनेटिकली उसका ब्रेन खराब नहीं है, उसको ऑटिज्म नहीं होना है नेचुरली, लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से उनके टेम्पररी ब्रेन स्ट्रक्चर खराब होता है। जैसे ही आप स्क्रीन बंद करते हो 2-4 महीने वो बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, 6 महीने में, तो उनको वर्चुअल ऑटिज्म बोला जाता है। वो आजकल हम बहुत ज़्यादा पेशेंट देख रहे हैं, विच इज़ टोटली प्रिवेंटेबल। मेरे को लगता है अडल्ट में भी हो सकता है, लेस लाइकली है, क्योंकि ये डेवलपिंग ब्रेन का डिसऑर्डर है। जो कनेक्शंस जब बन रहे हैं तब तो फर्स्ट 5-6 ईयर, मेनली फर्स्ट 2-3 ईयर में ही ये डिजीज डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसके सिम्टम लिंगर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फर्स्ट 3-4 ईयर में हो जाता है। रितेश भाई, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, एकदम सिंपलेस्ट वे। इवन जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी आपने सिंपल सॉल्यूशन बता दिए। नो स्क्रीन, प्रॉपर सो जाओ, खेलो कूदो, ग्राउंड पे जाके सोशलाइज करने की कोशिश करो, एंड उससे आप छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बड़े प्रॉब्लम्स के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू रितेश भाई, थैंक यू ऑल। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट वीडियो डॉक्टर हेतश्री पटेल के साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसीज थेरापी के ऊपर।